हेलो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। एक बार आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ये टीचर। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो पेपर शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड ऑफिस मैनेजमेंट। ये बीए सेकेंड ईयर स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एज ए सेक स्किल एनहेंसमेंट कोर्स के तौर पर। और यूनिट फर्स्ट मैं ये करने जा रहा हूँ, लेकिन यूनिट फर्स्ट से पहले मैंने इसका यूनिट थर्ड ऑलरेडी अपलोड कर लिया था। वो क्लास के अकॉर्डिंग किया हुआ था, ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से। तो बहुत सारे और भी स्टूडेंट हमारे व्यूअर्स हैं जो पब्लिक हेल्थ के सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो उनके लिए डिमांड थी उनकी कि बाकी यूनिट्स को अपलोड किया जाए। तो आज यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं से, उसके बाद सेकंड भी अवेलेबल होगा। तो थर्ड और फोर्थ यूनिट आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उनके लिंक, तो उनको देख सकते हैं। तो समय काफ़ी कम रह चुका है डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपने ज़्यादा बुक्स में नहीं उलझना है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर मेरे इन नोट्स को और इन स्लाइड्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आराम से अच्छे मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि ये सारे नोट्स और जो मैंने स्लाइड्स बनाई है वो ब्रीफली बनाई है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोगों को फिर से रिमाइंड कर देना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ये टीचर को सब्सक्राइब कर दें और प्रेस भी करें बेल आइकन को। और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और उनको रिकमेंड करें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए ला सकें। तो आगे बढ़ते हैं इसके सिलेबस की ओर। तो डियर स्टूडेंट, इसका सिलेबस जो फर्स्ट यूनिट में क्या-क्या है वो इस प्रकार से है कि कंप्यूटर का डिज़ाइन क्या है या आर्किटेक्चर क्या है और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। बहुत ही आसान और सिंपल से टॉपिक्स हैं। उसके बाद हमने पढ़ना है कि एमएस ऑफिस क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, उसमें हमने पढ़ना है कि वर्ड क्या होता है, पावर पॉइंट क्या है या एक्सेल क्या है। उसके बाद थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें इंटरनेट और ईमेल। लास्ट टॉपिक है इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की ऑफिस मैनेजमेंट। तो हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा कर लेते हैं। जैसे कि देखा होगा कि आज का एडमिनिस्ट्रेशन और पुराना एडमिनिस्ट्रेशन को, ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हम कंपेयर करें तो कंपैरिजन में सिर्फ हमारे पास यही आ जाता है कि आज का काम बहुत ही स्पीड से, बहुत फास्ट, बहुत एक्यूरेसी के साथ हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि हमने आज के टाइम में हमने एक टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग कर रहे हैं, जो मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हमने शॉर्ट में नाम दिया है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी हमारे डिस्टेंस को, टाइम को, सारी चीज़ों को रिड्यूस कर दिया है। बोल सकते हैं कि पूरे जो काम करने की प्रक्रिया को बिल्कुल चेंज कर दिया है, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज कर दिया है। ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन को ई टेक्नोलॉजी ने चेंज करके ई गवर्नेंस के रूप में चेंज कर दिया। ई गवर्नेंस मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, जिसमें जो सर्विस है वो सर्विस देने वाले को भी बहुत आसानी हो रही है और लेने वाले को भी बहुत आसानी हो। तो कह सकते हैं कि जो सर्विस डिलीवरी में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है और सर्विस में बहुत ज़्यादा तेजी है या तीव्रता है। तो मेन अंग जो है, मैं बोल सकता हूँ कि फास्ट डिलीवरी सर्विस देने का वो है कि हमने कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में इसको बोलते हैं आईसीटी का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें जो महत्वपूर्ण अंग है कंप्यूटर, और इसी कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से ड्राइव किया है या कहाँ से लाया गया है, वो लैटिन वर्ड से लाया गया है, जिसका मतलब जो शब्द है वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का तो मतलब है कि कैलकुलेट करना या रिकॉन। मतलब कि किसी चीज़ को आप कैलकुलेट करते हो, किसी चीज़ को सोचते हो, समझते हो, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर। लेकिन अगर साधारण भाषा में कंप्यूटर को समझें तो मतलब ऐसी डिवाइस, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि जिसके पास ऐसी कैपेसिटी हो, जो किसी इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सके, उसको प्रोसेस कर सके। प्रोसेस मतलब जब हम उसको कोई कमांड दें, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन दें, चाहे वो डिवीजन दें, जब उस प्रोसेस को करता है और वो तेजी के साथ, स्पीड के साथ आपको जब वो इंस्ट्रक्शन देने के बाद आपके पास जो रिजल्ट देता है, तो उसको बोलेंगे कैलकुलेट करना, कंप्यूट करना। ठीक है। तो अब कंप्यूटर वर्क कैसा करता है? कंप्यूटर तभी वर्क करेगा जब कोई इंसान, जब ह्यूमन उसमें कोई इनपुट करेगा, कोई डाटा डालेगा, और डाटा डालने के बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा जब वो प्रोसेस करेगा उस डाटा को। तो कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर के अंदर हम जो आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट आपके पास आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, वो निर्भर करेगा कि आपने कमांड क्या दी, आपने इनपुट क्या डाला उसमें। तो कहने का अर्थ है, एक अंग्रेजी में एक फ्रेज है यहाँ पे, बोलते गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। मतलब जो कूड़ा आप अंदर डालोगे उसी प्रकार का कूड़ा बाहर आएगा। जो आप इनपुट दोगे, कंप्यूटर उसी इनपुट को एज ए आउटपुट बाहर निकालेगा।
अब थोड़ा हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की, ब्रीफ में हमने हिस्ट्री पढ़नी है। तो कंप्यूटर की आगे शुरुआत करें, जब हमने कैलकुलेशन की शुरुआत हुई, तो कैलकुलेशन की शुरुआत तब हुई थी जब एबेकस हमने बनाया था, एक प्रकार की मशीन जहाँ पे कैलकुलेशन की जाती थी, जिसके साथ जिसका ओरिजिन या स्टार्ट बोल सकते हैं कि 5000 बीसी में हुआ था। उसके बाद 1620 में विलियम आउटहर्ट ने इन्वेंट किया एक ऐसी मशीन जिसमें लॉगरिथम बोलते हैं, उसके कैलकुलेशन के आधार पे थी। फिर जो नेक्स्ट मेजर स्टेप चला 1882 में चार्ल्स बेबेज ने, जो कि एक प्रोफेसर थे मैथमेटिक्स के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने पहली बार एक ऐसी मशीन बनाई जिसको बोलते हैं डिफरेंस इंजन, ठीक है। तो ये मशीन एक ऐसा प्रोटोटाइप थी या ऐसा मॉडल थी जो मॉडर्न कंप्यूटर के आधार पे, या मॉडर्न कंप्यूटर बोल सकते हैं कि उसी की दिशा में या उसी स्ट्रक्चर के ऊपर आगे बना। तो इस प्रकार से जो चार्ल्स बेबेज है उनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हुआ, जो इसमें डेवलपमेंट हुई, वो हुई जॉन वॉन न्यूमैन ने। उसने भी एक इस प्रकार का स्टोर प्रोग्राम बनाया, कॉन्सेप्ट बनाया, जिसका नाम उन्होंने रखा वॉन न्यूमैन, ठीक है। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर जब आया, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में कंप्यूटर या कैलकुलेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी, फास्ट कैलकुलेशन की जरूरत पड़ने लगी। तो हार्वर्ड एच एकिन ने, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में थे, एज ए प्रोफेसर थे, और उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिस मशीन ने ऑटोमेटिकली या खुद से ही कैलकुलेट करना शुरू किया। और इस मशीन को जो पूर्ण रूप से उन्होंने तैयार किया 1954 में, जिसको नाम दिया उन्होंने मार्क 1। तो ये जो मशीन थी, इसकी एवरेज कैलकुलेशन, मतलब सेल्फ कैलकुलेशन या ऑटो कैलकुलेशन की जो स्पीड थी, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन की या डिवीजन की, वो स्पीड इस प्रकार से थी। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए वो 4 सेकंड लेता था, और डिवीजन करने के लिए वो 11 सेकंड लेता था। तो इस प्रकार से ब्रीफ में मैंने आपको यहाँ बताया कि किस प्रकार से जो हिस्ट्री रही है कंप्यूटर की। अब थोड़ा सा हिस्ट्री को हम इस प्रकार से देखते हैं। तो पहले का कंप्यूटर जो थे बहुत बड़े थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1960s के कंप्यूटर जो है थे कितने बड़े थे। उसके बाद इनका साइज धीरे धीरे 70s में कितना छोटा हो गया, 80s में कितना छोटा हो गया, और उसके बाद हम बात कर रहे हैं 90s की, तो 90s में कितना छोटा हो गया, स्मॉल हो गया, थिन होने लगा, और 2000 में तो बहुत ज़्यादा स्मॉल और थिन हो गया, और 2010 में तो स्क्रीन बड़ी और बहुत ज़्यादा पतला हो गया कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप 2015 में देख सकते हो कि कंप्यूटर का साइज कितना छोटा हो चुका है। अब डिजाइन और आर्ट की टेक्सचर या स्ट्रक्चर की बात करें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर को मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कंप्यूटर के सिस्टम को एज ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो पार्ट होता है कंप्यूटर का जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं। और सॉफ्टवेयर ऐसा पार्ट होता है या ऐसा प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को चलाता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर में होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर को पढ़ते हैं। तो हार्डवेयर में मेनली तीन पार्ट होते हैं। एक को बोलते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है, जिसमें हम एंट्री करते हैं या इनपुट करते हैं किसी डाटा को। फिर उसके बाद अंदर जो काम चलता है उसको बोलते हैं प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। फिर उसके बाद जो डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद आपके सामने जो पेश होता है वो आ गया आउटपुट डिवाइस। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको सीपीयू बोलते हैं, जिसको हम माइंड ऑफ कंप्यूटर बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर का दिमाग है। तो ये एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कंप्यूटर का। और इस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में तीन पार्ट अलग से होते हैं, जिसका नाम है मेमोरी यूनिट, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड वन इज अर्थमेटिक यूनिट। तो इन पहले के तीन पार्ट को, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तीनों पार्टों को मिला के जो कंप्यूटर के हम मेन पार्ट मानेंगे वो है 5 पार्ट, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर जो है अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आपने देखा होगा अपने फोन में, अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद सिस्टम को चलाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, मतलब कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर को चलने के लिए जरूरी होते हैं। तो इस प्रकार से सॉफ्टवेयर को हमने यहाँ पे डिवाइड किया है, या तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हैं कि कंप्यूटर के सिस्टम में होते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे स्ट्रक्चर और डिजाइन जिससे हम ज़्यादा हमें क्लियरिफाई हो जाएगा जिनको कंप्यूटर के बारे में पता नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अब तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसको कंप्यूटर के बारे में जो बेसिक है जो हम पढ़ रहे हैं इसकी जानकारी ना हो। तो आपने देखा होगा कि आपका कंप्यूटर आ गया, इसका डिस्प्ले आ गया, आउटपुट जहाँ पे रिजल्ट आता है,
और ये कीबोर्ड है जहाँ पे आप विभिन्न प्रकार के अक्षर यहाँ पे दिए गए हैं, जिनको आप यहाँ पे दबाओगे तो इनपुट करोगे तो इसके अंदर जाएगा, इस कंप्यूटर के अंदर जाएगा, जिसकी प्रोसेसिंग जो ये सेंट्रल सीपीयू है यहाँ पे प्रोसेस करेगा डाटा को, और वो आपके बाद डिस्प्ले में दिखाएगा। तो यहाँ पे स्पीकर है जहाँ पे आपको साउंड मिलेगी, माउस से आप जो कर्सर की जो है डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के टाइम में देखा होगा कि कंप्यूटर में ही सीपीयू होता है, लेकिन अगर लैपटॉप की बात करें तो उसका सारा सिस्टम पूरे कंप्यूटर के अंदर ही होता है। बाहर आपको बहुत ही कम चीजें, कीबोर्ड कीपैड होता है और मेन जो उसकी स्क्रीन दिखाई देती है आपको। तो थोड़ा यहाँ से बड़ी पिक्चर में यहाँ पे मैंने दिखाया है, वो जैसे कि यहाँ पे कीबोर्ड आ गया आपका, डिस्प्ले आ गई, स्पीकर्स आ गई, और उसके बाद सीडी जो पहले यूज होती थी, माउस के लिए दिया गया है, और आप बोल सकते हैं कार्ड रीडर बोल सकते हैं, प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के सिस्टम जो मैंने यहाँ पे बताए हैं, जिनको आप माइक्रोफोन या बहुत सारी फ्लॉपी डिस्क या कीबोर्ड, जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये सारे पार्ट हैं कंप्यूटर में, इसमें से काफ़ी पार्ट्स आप बहुत ज़्यादा मिनिमाइज हो चुके हैं, जो कि यूटिलिटी में भी नहीं होते हैं आज के टाइम में। अब हम बात करते हैं फंक्शनिंग की, कि कंप्यूटर एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है, ब्रीफ में करेंगे। तो यहाँ मैंने स्ट्रक्चर को दिया है, स्ट्रक्चर को आपने समझना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर फंक्शन कैसे करते हैं, जब हम कोई इन्फॉर्मेशन इनपुट करते हैं, ठीक है, कीबोर्ड से या किसी भी प्रकार से जब इन्फॉर्मेशन उसमें जाती है, तो पहला वर्क आ गया इनपुट, उसके बाद वो चला जाता है मेन मेमोरी में। ठीक है, जब मेन मेमोरी में पहुंचता है तो उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन चली जाती है अर्थमेटिक यूनिट में, जो मैंने आपको बताया था पहले, या तो जाती है कंट्रोल यूनिट में। तो ये दोनों यहाँ पे काम करता है। जब हम इस पे ये कोई इनपुट करते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है, अर्थमेटिक जो भी इसका काम होता है, कैलकुलेशन, डिवीजन, जो भी उसके बाद काम होने के बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होके आपके पास आ जाती है आउटपुट आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, जो भी रिजल्ट, फिर उसके बाद आप उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर देते हो कहीं पे। अगर सेव नहीं करते हो, अगर उसको आपने सेव नहीं किया, तो इन्फॉर्मेशन उड़ जाती है, आपको दोबारा से उसको कैलकुलेट करना पड़ता है, दोबारा से एंट्री करनी पड़ेगी। इसलिए क्या बोलते हैं कि जब इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, आउटपुट आपके पास आ जाता है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट इमीडिएट वर्क ये करते हो कि उस इन्फॉर्मेशन को आप स्टोर कर देते हो, ताकि वो कहीं पे गुम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि इनपुट डिवाइस जहाँ पे इन्फॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, उसके बाद मेन मेमोरी में चला जाता है। तो मेन मेमोरी से वो क्या होता है, एएलयू मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में जाता है, जहाँ पे कंपेरिजन मतलब जो भी आपने कमांड दी है वो कैलकुलेशन होती है, उसके बाद आपके पास रिजल्ट दिया जाता है। तो रिजल्ट देने के बाद फिर मेन मेमोरी में आ जाता है, और मेन मेमोरी में आपने उसको सेव करना है कि नहीं करना आप पे डिपेंड होता है। तो अब हम बात करते हैं, जब उसको मेमोरी को स्टोर किया जाता है, जिस इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, तो कैसे किया जाता है, किस फार्मूले के अंदर या किस डिजिट में किया जाता है, बोल सकते हैं किस कैलकुलेशन में किया जाता है। तो उसको क्या, जिसमें इसको स्टोर किया जाता है जब इंफॉर्मेशन को, उस यूनिट को बोलते हैं बाइट्स। ठीक है, तो एक बाइट बनने के लिए 8 बिट्स की जरूरत होती है, मतलब 8 बिट से एक बाइट बनता है। ठीक है, अब इन मेन मेमोरी में दो प्रकार की मेमोरी यूज होती है। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको बोलते हैं साधारण रूप से रैम। आपने देखा होगा कि आपके फोन में या आप लैपटॉप लेते हो तो आप बोलते हो कि इसमें रैम कितनी है। तो रैम एक ऐसी टेम्परेरी मेमोरी होती है जो किसी इंफॉर्मेशन को काम करने या कंप्यूटर को काम करने के लिए यूज होती है। ये एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, तो इसको रैंडम मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, तो जितनी आपकी कंप्यूटर की रैम ज्यादा होगी, तो आपकी जो उसको प्रोसेस या काम करने की तीव्रता या क्षमता ज्यादा रहेगी। उसके बाद नेक्स्ट मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं रोम, जिसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी मतलब इस प्रकार की मेमोरी जो कि जिसमें कंप्यूटर के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम सेट किए जाते हैं। इन प्रोग्राम को ना ही आप चेंज कर सकते हो, ना ही लिख सकते हो, ना ही इनको तब्दील कर सकते हो। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि डाटा जो मेन मेमोरी में जब डाटा आ जाता है, तो मेन मेमोरी में डाटा आने के बाद आपको उसको सेव करना पड़ेगा सेकेंडरी स्टोरेज में। सेकेंडरी उसके जो हार्ड डिस्क में उसको स्टोरेज करना पड़ेगा, या आपको फ्लॉपी डिस्क या बोल सकते हैं सीडी में उसको स्टोर कर सकते हो। तो मेन मेमोरी के बाद जब तक उसको हार्ड डिस्क में किसी दूसरे सेकेंडरी डिवाइस में उसको स्टोर नहीं करोगे, तो वो इंफॉर्मेशन गायब हो सकती है, वो वहां से डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो ये हिंदी में मैं सैम मैंने यहाँ सिखाया, बताया है विद डायग्राम के साथ, तो आपने इसको समझ लेना है। तो हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं वो विभाजन किया गया है उसके साइज पे, उसकी कैपेसिटी पे, या उसकी स्पीड और फंक्शन कंप्यूटर के। इन सभी अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से कंप्यूटर को हम उसके टाइप्स में डिवीजन कर सकते हैं।
तो कंप्यूटर, पहली बात कंप्यूटर की डिवीजन जो पहला पॉइंट मानो कि इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, कि किस टेक्नोलॉजी के बेस के आधार पे उसको डिवीजन की गई है। तो इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी के आधार पे जो डिवीजन की है वो एनालॉग कंप्यूटर बोल सकते हैं, ठीक है, नंबर के बेस पे डिजिटल कंप्यूटर हो गया या हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ठीक है। उसके बाद यूटिलिटी बेस पे, मतलब आप किस प्रकार से प्रयोग के आधार पे किया कि कौन लोग कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा पर्सनल कंप्यूटर, ऑफिस कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर होते हैं। तो यूटिलिटी के आधार पे जनरल पर्पज के लिए जो सभी लोग यूज करते हैं, कुछ आप स्पेशल पर्पज के लिए कंप्यूटर बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरा, साइज या स्पीड, या कई बार आप जो नॉर्मल वर्क करने वाले हैं उनकी साइज और स्पीड छोटा होता है, स्टोरेज भी कम होती है। तो जैसे आपका काम जितना बड़ा है तो उस प्रकार की साइज, स्पीड और स्टोरेज भी आपको ज्यादा चाहिए होती है। उसके बाद अब साइज, स्पीड और स्टोरेज के आधार से यहाँ पे कंप्यूटर को डिवाइड किया है। पहला आप क्या आ गया माइक्रो कंप्यूटर, उसके बाद आपका, उसके बाद छोटा कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर या मेन, उसके बाद आ गया थोड़ा बड़ा कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोलता है, और सबसे बड़ा कंप्यूटर आ गया सुपर कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर के अलग पार्ट है एक होम कंप्यूटर जो घर में या सभी लोग यूज करते हैं। और नेक्स्ट है पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर में पीसी या छोटे प्रकार के कंप्यूटर हो सकते हैं। हम एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ेंगे। तो एमएस ऑफिस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, उसका वर्क कैसे करते हैं, और उसके लिए आप अलग से विभिन्न प्रकार की हम वीडियो भी बना सकते हैं, और आपको नेट पे, या इसके लिए मुझे लगता है आपको खुद कंप्यूटर खोल के उसको चलाना चाहिए, तो उसको आराम से आप जब सीख सकते हो। तो एमएस ऑफिस टूल का क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा कलेक्शन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है, साधारण भाषा में, जहाँ पे अगर बोल सकते हैं कि ये बताया गया है कि 90% जो कंप्यूटर वर्क है ना वो एमएस ऑफिस के, माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर इन पे डिपेंड है। अब बात करते हैं एमएस ऑफिस में आता क्या क्या है। एमएस ऑफिस में मेनली 3 प्रकार के टूल्स या 3 प्रकार के प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है वर्ड, जिस पर आप टाइप करते हो, लिखते हो। पावर पॉइंट, जहाँ पे आप अपनी, जैसे मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ तो इसको पावर पॉइंट बना रहा हूँ। नेक्स्ट रहता है एक्सेल शीट्स, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के डाटा को एंटर किया जाता है। तो वर्ड सॉफ्टवेयर जो कि यूज किया जाता है, जैसे मैंने बताया कि राइटिंग के लिए, पावर पॉइंट पे आप स्लाइड्स बनाते हो प्रेजेंटेशन के लिए, और एक्सेल में आप डाटा की शीट बनाते हो। तो ये 3 प्रकार के एमएस ऑफिस के टूल है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस मैनेजमेंट। क्या महत्व है कंप्यूटर के इन ऑफिस मैनेजमेंट। तो इस पॉइंट को मुझे लगता है कि इन पॉइंट जितने मैंने यहाँ लिखे हैं इसके कई गुना ज्यादा पॉइंट्स आप खुद लिख सकते हो, जब आप थोड़ा अपना आसपास अपने ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे आप काम कर रहे हो या जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, तो आप देख सकते हो कि कंप्यूटर किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है उस ऑफिस के काम को करने के लिए। पहला है कि हमने फास्ट वर्क करना है। तो आज के टाइम, आज का युग मशीन का है, तो मशीन का युग में जब हम बात करते हैं तो तेजी की, जब तेज काम करना है तो हमें कंप्यूटर को रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्यूरेट रिजल्ट। आज कैलकुलेशन की बात करें तो इंसान से कई हजार इंसानों की बराबरी एक कंप्यूटर कैलकुलेशन कर सकता है, और वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट है लेस रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर। ठीक है, जब 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, तो इससे हम बता सकते हैं कि हमें कम जरूरत है, कम लोगों की जरूरत पड़ेगी किसी काम को करने के लिए, इसलिए कंप्यूटर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लार्ज मेमोरी। तो कंप्यूटर की बहुत ज्यादा मेमोरी, आज के टाइम में बहुत ज्यादा हैवी मेमोरी वाले कंप्यूटर आ चुके हैं, जहां पे आप विभिन्न प्रकार की बहुत ज्यादा लार्ज मेमोरी को स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट है इजी एंड फास्ट कम्युनिकेशन। तो देखो आज ने इंटरनेट या कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क इस प्रकार से बनाया कि आप एक इन्फॉर्मेशन एक जगह से क्लिक करोगे तो और हजारों, लाखों या करोड़ों लोगों तक वो पहुंच जाती है। उसके बाद रिसाइकल ऑफ इन्फॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि अगर मैनुअली किसी काम को आप करते हो, किसी डाटा को कहीं पे रखते हो, तो उस डाटा को आपसे फट जाए किसी कागज से, रजिस्टर से, तो दोबारा उसको रिसाइकल करना, प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर में आप उसको डिलीट करने के बाद भी, रिसाइकल के बाद भी उसको आप उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हो। नेक्स्ट है पेपर यूज को बिल्कुल खत्म कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है लेस कॉस्टली। तो लेस कॉस्टली देखा जाए तो आपको बोलेगा कि कंप्यूटर तो भाई बहुत महंगा आता है, लेकिन एक कंप्यूटर जब आप लाते हो तो कंप्यूटर कम से कम 10 या 12 साल निकालता है, और 12 साल के अगर कंपैरिजन करो आप पेपर की, तो उनकी जो कॉस्ट होगी वो ज्यादा पड़ेगी। हाँ, कंप्यूटर की कॉस्ट वन टाइम होगी, लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए आपके लिए काम करेगा। उसके बाद अगर एक कंप्यूटर जो 10 लोगों का काम कर रहा है, 20 लोगों का काम कर रहा है, 100 लोगों का काम कर रहा है, तो 100 लोगों के लिए आप बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। पर एक कंप्यूटर के लिए आपको सिर्फ एक टेबल ही चाहिए और थोड़ी सी जगह चाहिए जहाँ पे वो काम कर सकता है। उसके बाद कुछ कंप्यूटर ऐसे भी हैं, या कंप्यूटर में आप ऐसा कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर डाल सकते हो कि वो खुद आपके डाटा को, आपके काम को करता रहेगा। तो ये बहुत सारे महत्व हैं कंप्यूटर के ऑफिस मैनेजमेंट।
अब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट को देखा जाए तो इंटरनेट मैं बोलता हूँ कि इस सदी का एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है, बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, जिसने लोगों के बीच की दूरी और डिस्टेंस को बिल्कुल कम कर दिया और कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत सारा आसान कर दिया, जिसमें हम चंद सेकंड्स के अंदर लाखों करोड़ों लोगों के साथ अपनी बात को साझा कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करें वर्ड इंटरनेट की, तो ये शब्द वर्ड इंटरकनेक्शन से आया, जिसका मतलब होता है कि जब लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर को, बहुत सारे कंप्यूटर को हम एक साथ जोड़ देते हैं, एक साथ जोड़ने के बाद इंटरकनेक्ट करने के बाद एक नेटवर्क बनता है, एक सिस्टम बनता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है किसी सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल या जैसे आईपी एड्रेस के आधार पे। तो उस सिस्टम को बोलते हैं हम इंटरनेट। ठीक है सर। और हर यूजर जो है वो अपने कंप्यूटर के थ्रू एक ग्रुप ऑफ कंप्यूटर के साथ या लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर के ग्रुप के साथ जब जुड़ता है, तो उस एक कंप्यूटर से ही वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन को दुनिया भर में भेज सकता है। अब इन कंप्यूटर में अलग अलग प्रकार का नेटवर्क हो सकता है, काम करने का तरीका हो सकता है, लेकिन कहने का अर्थ है कि कंप्यूटर मीन साधारण भाषा में कि ग्रुप ऑफ कंप्यूटर को जब हम इकट्ठा कर देते हैं किसी एक कनेक्टिविटी के साथ, जिस कनेक्टिविटी से जो इंफॉर्मेशन जल्दी से जल्दी शेयर किया जा सके दुनिया भर में, एक अच्छी स्पीड के साथ शेयर किया जा सके, एक एक्यूरेसी के साथ शेयर किया जा सके, तो इस सिस्टम को बोलेंगे इंटरनेट। थोड़ा आप बात करते हैं कि इंटरनेट ब्रीफ में करेंगे कि इवोल्यूशन कैसा हुआ, स्टार्ट कैसा हुआ इंटरनेट का। तो मिड 1960s में यूएसए का जो एक डिफेंस डिपार्टमेंट था, उसने एक प्रोग्राम चलाया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अरपा करके। उन्होंने अपने जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कंप्यूटर को कनेक्ट किया, ताकि जो काम है उस ऑर्गेनाइजेशन, देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो अगर डिफेंस की बात करें तो एरिया तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो चाहते हैं कि उस 10 या 15 किलोमीटर के एरिया में एक ही बिल्डिंग के अंदर जो कंप्यूटर, उनको इस प्रकार से कनेक्ट किया जाए ताकि इन्फॉर्मेशन आसानी से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस या एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में जा सके। तो ये पहली बार यहाँ पे स्टार्ट हुआ था इसका। फिर इसको थोड़े इम्प्रोवाइज करने के लिए, सुधारने के लिए 1969 में उन्होंने एक लार्ज ग्रुप और भी कंप्यूटर का बनाया और सारे कंप्यूटर जोड़ दिया, जिसका नाम दिया अप्रानेट लग दिया। ठीक है। और उसके बाद जो यूएस की जो एडवांस टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने एक बिल पास किया, नेशनल रिसर्च एजुकेशन नेटवर्क, एनआरएन करके, एनआरईएन करके। तो जिसने कंप्यूटर के जो बोलते हैं कि जो कि क्षेत्र था उसको ज़्यादा बढ़ा दिया। तो आज के टाइम में आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से यूएसए से डिफेंस डिपार्टमेंट से बाहर आया, तो लगभग दुनिया के ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे इंटरनेट को, सारे कंप्यूटर को लिंक नहीं किया गया है, जहाँ पे आप मान सकते हो कि हर वो इंफॉर्मेशन जो इस धरती पे या इस ब्रह्मांड में जो उपलब्ध है, उस इंफॉर्मेशन को हमने इंटरनेट पे अपलोड कर दिया, जहाँ पे लोग उस इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन को बहुत तेजी से एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। और बात करें कि इंटरनेट की, तो इंटरनेट के लिए कोई भी एक सिंगल कंट्रोलिंग एजेंसी नहीं है। इंटरनेट एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है, मतलब ये किसी सिंगल एजेंसी के पास या सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है इसका। अब हम ईमेल की बात करें, तो ईमेल को साधारण भाषा में स्टैंड करता है, ईमेल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। तो अब बहुत सारे लोग, अब तक आप भली भांति जानते हो कि ईमेल में आप क्या कर सकते हो। तो ईमेल एक ऐसा प्रोसेस है, जब पहले स्टार्टिंग में आया था, जब आपके पास ना ही व्हाट्सएप था, ना ही कोई मैसेजिंग सिस्टम था, ना कोई सोशल मीडिया था, तो मेल करने या मैसेज करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया था, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल या शॉर्ट में बोलते हैं ईमेल। ठीक है। तो इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क के थ्रू पास करते थे। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि ईमेल करने के लिए ईमेल ज़्यादा बड़ा नहीं हो सकता, इसमें बड़ी ज़्यादा फाइल, आप बड़ी फाइल नहीं भेज सकते हो। तो ईमेल एक शॉर्ट ब्रीफ तरीके से किया जाता था ना, जिसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता उसमें ज़्यादा पंक्चुएशन नहीं होती थी। और ईमेल में आप क्या करते हो, जब किसी को मेल करते हो तो वहाँ पे पहले तो अपना आपका अपना ईमेल एड्रेस आता है, फिर जिसको आपने भेजना है उसका भी ईमेल एड्रेस होना चाहिए, जिसमें आप सब्जेक्ट देते हो कि आपका जो मैसेज भेज रहे हो वो क्या सब्जेक्ट है, ताकि अब देखने वाले को पहचान आए कि अब मेरे पास कौन सा मैसेज आ रहा है। ठीक है। और आपने देखा होगा कि मेल के थ्रू आप विभिन्न प्रकार की पिक्चर्स, वीडियोज या ऑडियो, एक जितनी उसकी क्षमता होती है, जितनी उसकी लिमिट होती है, उतने एमबी के साथ उस मैसेज को आप अटैच कर सकते हो और भेज सकते हो। तो इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं ईमेलिंग या इलेक्ट्रॉनिक मेल।
अब कुछ मैंने यूनिट्स दिए हैं जो आपको एग्जाम्स में आ सकते हैं। जैसे मैंने को बोला कि इंफॉर्मेशन जब टाइप होती है, जैसे 1 2 3 4 को इकट्ठा करके 10 बन जाता है, इसी प्रकार से कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन को भी यूनिट्स हैं। जैसे सबसे छोटा यूनिट्स है उसमें बिट, ठीक है। तो बिट में 1 से लेकर 0 की मतलब 2 प्रकार की एंट्री हो सकती है, डाटा एंटर होता है, या 1 या 0, ठीक है। सबसे छोटा इसका यूनिट बोलेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक बाइट बनता है। तो एक बाइट बनने के लिए 8 बिट्स की जरूरत होती है। उसके बाद किलो बाइट के भी बोलते हैं, इसमें 1024 बाइट्स होने चाहिए। फिर 1024 बाइट से बन जाएगा आपका एक मेगाबाइट। तो एक मेगाबाइट बनने के लिए आपके पास होनी चाहिए 1024 किलो बाइट। फिर जीबी गीगाबाइट बोलते हैं, तो गीगाबाइट बनने के लिए 1024 मेगाबाइट होने चाहिए। फिर टेराबाइट, एक टेराबाइट बनने के लिए 1024 गीगाबाइट होने चाहिए। फिर पेटाबाइट होने के लिए 1024 टेराबाइट्स। तो मैंने कुछ यहाँ पे यूनिट्स दिए, आपने इनको याद भी रखना है, मेमोराइज करने की कोशिश करना है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसी साथ पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना है, और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, और प्रेस भी करना है बेल आइकन को, ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और उनको रिकमेंड भी कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये चैनल और भी आगे बढ़ता रहे और आपको विभिन्न प्रकार की वीडियोस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड मिलती रहे। तो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट यूनिट 2 में।